नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। मध्य प्रदेश में सियासी उफान है। दी इनसाइड स्टोरी आज देखिए ग्राउंड जीरो से। इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूं और पहले वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी इस शो में आप जानने वाले हैं। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करके क्या विपक्ष ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी के पास अशोक गहलोत के खिलाफ वो कौन सा सबूत है जिसका जिक्र मोदी ने रैली में किया? क्या एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदाई का इशारा मिल चुका है? बीजेपी की अगली लिस्ट में कौन कौन से बड़े ट्विस्ट हो सकते हैं? इन सभी खबरों की इनसाइड स्टोरी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात बिहार की। बीजेपी का हिंदुत्व वर्सेस विपक्ष का जाति जनगणना वाला कार्ड। क्या 2024 में लोकसभा चुनाव इसी एजेंडे पर लड़ा जाएगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि आज बिहार की नीतीश सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। क्या 24 में कमंडल वर्सेस मंडल की पिच तैयार हो गई है? यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, मल्ला, बनिया, कायस्थ, बिहार में जाति का चिन्ह सरकारी फाइलों से बाहर आ गया है। वो भी ऐसे मौके पर जब 5 राज्यों में चुनाव आने वाले और 2024 की लाइन लेंथ सेट हो रही है। गांधी जयंती पर बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी करके एक बड़ा दांव चल दिया है। नीतीश सरकार की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अत्यंत पिछड़ा की आबादी 36.01%, ओबीसी 27.12%, एससी 19.65%, एसटी 1.68% और जनरल कैटेगरी की आबादी 15.52% है। जातीय गणना के आंकड़े जारी कर क्या नीतीश सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है? क्या विपक्ष ने बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे की काट के लिए जातीय आधारित गणना वाला ब्रह्मास्त्र चला दिया है? बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 16 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जाति जनगणना की मांग की थी। आम आदमी पार्टी, डीएमके, एनसीपी जैसी पार्टियों ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन किया था। 6 सितंबर को सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र में जाति जनगणना पर चर्चा कराने की मांग की थी। राहुल गांधी ने तो नए संसद भवन में हुए विशेष सत्र में लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था। डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। अब बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद दूसरे राज्यों में भी जाति जनगणना चुनावी मुद्दा बनने लगा है। सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। दरअसल जाति जनगणना के तार आरक्षण और ओबीसी वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाए। जाति जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से आरक्षण की सीमा तय हो। जाति जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा की जाए। आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन किया जाए। इस लड़ाई में विपक्ष के निशाने पर ओबीसी वोट बैंक है। दरअसल हर जनगणना में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आंकड़े लिए जाते हैं। ओबीसी के आंकड़े पहली बार सामने आएंगे। ऐसे में ओबीसी आरक्षण को मौजूदा 27% से बढ़ाने की मांग होगी। सीएसडीएस लोक नीति के एक सर्वे के मुताबिक ओबीसी वोट बैंक मजबूती से बीजेपी के साथ जुड़ा है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 34% तो कांग्रेस को 15% ओबीसी वोट मिला था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% तो कांग्रेस को 15% ओबीसी वोट ही मिले थे। जाति जनगणना के दांव के जरिए विपक्षी इसी ओबीसी वोटर को अपने साथ लाना चाहता है, क्योंकि विपक्ष के तर्क के मुताबिक बिहार में 36.01% अत्यंत पिछड़ा और 27.12% पिछड़ा मिलाकर ओबीसी को कुल 63.14% आरक्षण मिलना चाहिए। यानी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी का वादा कर अब विपक्ष ओबीसी को अपने साथ जोड़ना चाहता है। कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है, बिहार में जितना बढ़िया होगा और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम
सभी जातियों का, ये नेम कर रहे, एक की बात हम नहीं कर रहे, सबके हित में अगर काम आगे बढ़ेगा। 88 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग है, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। देश में करीब 400 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी जातियां असरदार हैं और इन्हीं जातियों के समर्थन से बीजेपी सत्ता में है। विपक्ष जाति आधारित गणना को बीजेपी के हिंदुत्व वाले कार्ड का काट मान रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ओबीसी वोटर क्षेत्रीय दलों के समर्थक हैं। लेकिन राजनीति में हिंदुत्व का एजेंडा प्रभावी होने के बाद ये वोट बैंक बीजेपी के साथ चला गया। अब जातीय आधारित गणना के मुद्दे से विपक्ष ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहता है। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी करके विपक्ष ने अब केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि ये मुद्दा सीधे सीधे आरक्षण से जुड़ रहा है। आज भी वही खेल खेल रहे हैं, जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। विपक्ष जाति जनगणना के जरिए समय की सुई को 90 के दशक में ले जाना चाहता है, जहां मंडल की राजनीति कमंडल पर भारी पड़ी थी। पटना से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो जाति जनगणना के जरिए विपक्ष ने चुनावी बिसात बिछा दी है। बिसात तो बीजेपी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को घेरने की भी बिछाई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने चित्तौड़गढ़ की रैली में गहलोत और कांग्रेस पर सीधे हमले किए हैं। कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं। आखिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ पीएम मोदी के पास क्या सबूत हैं? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रैली में आकर पीएम मोदी ने किन सबूतों की बात की? मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। अब जरा ये समझिए कि पीएम मोदी ने किस सबूत की बात की। असल में गांधी जयंती पर सीएम अशोक गहलोत ने कुछ ऐसी बात कही जिसे पीएम मोदी ने लपक लिया। वो बात खुद गहलोत की जुबानी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री से मांग करते हैं हमारी योजनाओं का अध्ययन करवाएं। हम चाहते हैं पूरे देश में लागू हो। हमारी स्कीमों की गारंटी दो और गारंटी दो अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम कोई स्कीम बंद नहीं करेंगे जो आज चल रही है। तो चुनावी मौसम में गहलोत ने बैठे बैठाए पीएम मोदी को मुद्दा थमा दिया। इसके बाद तो मोदी ने गहलोत सरकार और कांग्रेस पर तीखे हमले बोले। मोदी बोले, गहलोत सरकार ने गरीबों का पैसा लूटा। अपराध की घटनाओं में राजस्थान टॉप पर। गहलोत सरकार में गुंडों का राज है। राजस्थान में कभी भी दंगा और कर्फ्यू की नौबत। उदयपुर में दर्जी की हत्या में कांग्रेस को वोट बैंक की फिक्र। कांग्रेस ने यहां सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चला नहीं पाई। भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी के तेवर इतने हमलावर क्यों हैं? असल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ही बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों पर है, क्योंकि एक राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है तो दूसरे में बीजेपी को वापसी की उम्मीद है। इसलिए पिछले कुछ दिन से पीएम मोदी एक दिन के दौरे में 2-2 राज्य कवर कर रहे हैं। गांधी जयंती पर भी पीएम मोदी पहले राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश गए। राजस्थान में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की और मध्य प्रदेश में लगभग 19,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी के कैंपेन को मोदी ने किस तरह अपने कंधों पर उठा रखा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि चुनावी साल में पीएम मोदी
18 बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। इनमें 8 बार मध्य प्रदेश और 8 बार राजस्थान जा चुके हैं, जबकि मोदी इस साल 2 बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए। जनता समझ रही है कि उनके आने का, दौरे लगाने का, बार बार करने का उद्देश्य क्या है, कि दौरे राजनीतिक ज्यादा हैं और प्रशासनिक कम है। जो ट्रेंड रहा है 3 दशक का, उसको बदलकर सरकार दोबारा राजस्थान में बनाएंगे। बहरहाल ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि ट्रेंड बदलता है या बना रहता है, लेकिन इन चुनावों में दांव पड़े लगे हैं। शिवराज पर सस्पेंस बढ़ गया। वैसे सस्पेंस तो बीजेपी की अगली लिस्ट पर भी है, जो कभी भी आ सकती है। चर्चाएं हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की लिस्ट में भी बीजेपी का मध्य प्रदेश मॉडल ही हावी हो सकता है। हाई लेवल पर मंथन हो चुका है, नाम फाइनल हो चुका है, बस लिस्ट आनी बाकी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों चुनावी राज्यों में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिस्ट अभी आ सकती है। अटकलें हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लागू कर सकती है। इन अटकलों का सबसे ज्यादा जोर है कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उतार सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत को अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा से लड़ाया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में गजेंद्र शेखावत को सरदारपुरा इलाके से गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से करीब 19,000 ज्यादा वोट मिले थे। यानी गहलोत तब अपनी सीट से ही अपने बेटे को बढ़त नहीं दिला पाए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में 54 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं और इन 54 उम्मीदवारों में 6 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। राजस्थान की जिन सीटों पर चर्चा हुई है, ये वो सीटें हैं जो बीट कैटेगरी की हैं, यानी कि वो सीटें जिन्हें बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में हार गई थी। मध्य प्रदेश के तर्ज पर राजस्थान में बीजेपी अपने जिन केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायकी के चुनाव में उतार सकती है, उनमें कुछ नामों की बड़ी चर्चा है, जैसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, चुरू से सांसद राहुल कासवन और अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ। सूत्रों से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की तकरीबन सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इसमें से मौजूदा विधायकों को तो टिकट दिया ही जा रहा है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी की मध्य प्रदेश की 2 लिस्ट पहले ही आ चुकी है, तीसरी लिस्ट का इंतजार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट आनी बाकी है। दिल्ली से विकास भदौरिया और नीरज पांडे की रिपोर्ट। द इनसाइड स्टोरी में ग्राउंड जीरो से आज मेरे साथ इंदौर से फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।